हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखो एक बार सभी कनेक्ट हो जाओ ताकि हम जियो से स्टार्ट कर सकें भाई। ठीक है भाई, आ जाओ जिसका भी अब पढ़ना है। ठीक है, फटाफट कनेक्ट हो जाओ ताकि हम स्टार्ट करें फिर जियो से। गुड इवनिंग भाई सभी को। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जीओसी भाई, जो अभी पेरीसाइक्लिक पढ़ रहे थे उसको भूल जाना है, अब जीओसी पे आ जाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जीओसी कुछ बातें थी। तो देखो जीओसी की बात कर रहे थे, कहाँ पर थे? हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस हमने कंप्लीट कर लिया था, मीजोमेरिक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रहे थे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की कुछ बातें हमने यहाँ मैंने डिस्कस की थी पिछली क्लास में। मैंने कहा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन हम क्यों पढ़ते हैं। दूसरी चीज, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो कैसे चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे। तीसरी चीज हमें कि हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ होगा, ये चीज हमें देखनी। तो पहली चीज जैसे मैंने कहा था कि हम क्यों हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं, तो मैंने कहा था या तो क्या करते हैं हम कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं। जब हमारा रेजोनेंस या मीजोमेरिक जो है उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो उसे कौन एक्सप्लेन करने के लिए आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स टुवर्ड्स पाई बॉन्ड। ठीक है, जैसे मीजोमेरिक क्या होता था, इफेक्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप टुवर्ड्स पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के ऊपर फंक्शनल ग्रुप का क्या रोल है, उसको हम मीजोमेरिक नाम दिया था। ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स का फंक्शन पाई बॉन्ड के ऊपर क्या रोल है, उसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पहला कहा कि क्यों पढ़ते हैं, तो हमने कहा टू एक्सप्लेन ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी होंगी उनको एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरा हमने क्या कहा कि वे उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, चाहे मॉलिक्यूल्स हो चाहे आयंस। तो क्या कहेंगे, टू एक्सप्लेन, यहाँ क्या होगा, टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, इन दो रीजंस की वजह से हम क्या पढ़ते थे, हाइपर कॉन्जुगेशन हमें पढ़ना पड़ता था। कब पढ़ता था, जब रेजोनेंस या मीजोमेरिक उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। तो हमने पिछली क्लास में एक एग्जांपल भी लिया था, जैसे फिनोल लिया था और उसके अंदर टोलवीन लिया था, और टोलवीन के अंदर क्या डाल दिया था, कोई इलेक्ट्रोफाइल डाल देते थे। तो हम कहते थे कि भाई ये जो होता है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है। तो यहाँ ऑर्थो पे क्या जुड़ जाता है, इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा किस पे जुड़ जाता है, पैरा के ऊपर जुड़ जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो हम कहते थे भाई ये जो ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है, इस चीज को ये स्ट्रक्चर जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। तो यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आया था, कौन सा, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इन दोनों स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर देता था। कैसे एक्सप्लेन करता है वो हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ हम पढ़ते थे कि वी चेक हाइपर कॉन्जुगेशन, कि कैसे हम चेक करेंगे, वी चेक हाइपर कॉन्जुगेशन, कैसे चेक करेंगे हम हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए उसमें, कि पी ऑर्बिटल होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए, पी ऑर्बिटल होना चाहिए। जैसे किसी के पास भी, चाहे कार्बन के पास जैसे पी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो कार्बन के पास पी ऑर्बिटल होगा, और उसके बगल में क्या होना चाहिए, एक sp3 कार्बन एटम होना चाहिए। उसके बगल में यहाँ क्या होगा, एक sp3 कार्बन एटम होना चाहिए। ये मैंने कहा। तीसरी कंडीशन क्या थी कि उस sp3 कार्बन एटम के पास क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए। एक क्या, मिनिमम एक हाइड्रोजन, एक से ज्यादा हो सकते हैं पर मिनिमम एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। तो ये दोनों तीनों कंडीशंस अगर फॉलो करती हैं तो हम कहेंगे भाई यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अगर ये तीनों कंडीशंस फॉलो नहीं करती हैं तो हम कहेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने कह दिया कि भाई तीसरा हम क्या पढ़ते हैं कि वेयर हाइपर कॉन्जुगेशन अकर, कहाँ कहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो मैंने कहा 4 जगह हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। पहला आपके पास कहाँ होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बोकेटाइन के अंदर। कार्बोकेटाइन के अंदर क्यों होगा, क्योंकि मैंने कहा कि कार्बोकेटाइन जो होता है, कार्बोकेटाइन के पास एक पी ऑर्बिटल होता है। अगर ये कार्बोकेटाइन है तो, और उस कार्बोकेटाइन के बगल में अगर कोई sp3 कार्बन आ जाता है और उस sp3 कार्बन पे एक अगर हाइड्रोजन आ जाता है तो वो क्या शो कर सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है। दूसरा केस मैंने यहां बताया, दूसरा फ्री रेडिकल की बात की। मैंने कहा फ्री रेडिकल जो होता है उसके पास भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अगर ये फ्री रेडिकल है तो, और उसके बगल में भी अगर sp3 कार्बन आ जाता है और उस sp3 कार्बन के पास अगर मिनिमम एक हाइड्रोजन होता है तो वो हमारा क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। ठीक है, तीसरा केस मैंने कहा एल्कीन के पास होगा, क्योंकि एल्कीन जो होती है उनके पास भी जो पाई बॉन्ड होता है वो पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना हुआ होता है।
तो इसका मतलब इसके एल्कीन के पास भी p ऑर्बिटल है, और अगर इस p ऑर्बिटल के बगल में क्या आ जाए, कोई sp3 कार्बन एटम आ जाता है, और उस sp3 कार्बन एटम के पास मिनिमम एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट अगर होता है, तो हम कहेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन श्योर होगा। फोर्थ कंडीशन यहाँ क्या आती है, फोर्थ कंडीशन आती है कि अगर मेरे पास कोई बेंजीन रिंग है और बेंजीन अगर होगा तो इसके पास भी p ऑर्बिटल्स होंगे, यहाँ 6p ऑर्बिटल हो जाएंगे बेंजीन होगा तो, और इस p ऑर्बिटल के बगल में अगर कोई sp3 कार्बन एटम आ जाता है और उस sp3 कार्बन एटम के पास कोई एक हाइड्रोजन होता है, कोई भी मिनिमम एक हाइड्रोजन हो, तो वो हमारा क्या शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो ये 4 केस यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदित्य सर थोड़ी आवाज कम आ रही है, चेक कर लेता हूँ आदित्य, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो। यहाँ से तो फुल आवाज है आदित्य, ठीक है, यहाँ से फुल आवाज है, तो आप क्या करो, या तो ईयरफोन लगा लो, ठीक है, या फिर एक बार बंद करके वापस रीओपन कर लो, ठीक है, तो आपकी आवाज ठीक हो सकती है शायद। ठीक है, यहाँ से फुल है, जैसा नॉर्मली रोजाना होती थी वैसी है, ठीक है, वैसी आवाज है यहाँ। अब आगे स्टार्ट करते हैं भाई, नेक्स्ट यहाँ। अब देखो यहाँ हमारे क्या देखना है, सबसे पहला यहाँ 3 चीजों का हमें आंसर मिल चुके थे। अब यहाँ हम एक एक करके यहाँ चारों केसेज हैं, इन चारों केसेज को पर्टिकुलरली एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला हम देखते हैं रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, H का मतलब हाइपर और C का मतलब कॉन्जुगेशन। रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या रोल है, इस चीज को हमें यहां डिस्कस करना है। ठीक है, देखो भाई ध्यान से समझ लेना है, मैं पहले ही बता दिया, ऑर्गेनिक सीखनी है तो जीओसी पे कमांड करनी जरूरी है आपको। ठीक है, तो यहां देखो सबसे पहला मैंने कहा हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर कार्बोकेटाइन का क्या रोल है, इस चीज को हमें डिस्कस करना है। जैसे आपके पास एक एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे मेरे पास CH2NH2 लिखा है मैंने, ये CH2 के ऊपर कार्बोकेटाइन है। ठीक है, CH2 के ऊपर क्या है, कार्बोकेटाइन है। अब यहां आपके पास दिमाग में सवाल तो ये आ रहा होगा कि यहां हम कार्बन ही क्यों लेते हैं, sp3 कार्बन ही क्यों लेते हैं, इसके अलावा क्यों नहीं ले सकते। तो देखो अगर आप sp3 कार्बन एटम लेते हो तो यहां जैसे मैंने CH2 लिया, तो CH2 जो होगा CH2NH2, तो इसके कार्बोकेटाइन के पास क्या होता है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, और इसके बगल में मैंने क्या ले लिया, NH2, और NH2 इसके साथ अगर ओवरलैपिंग करेगा तो p ऑर्बिटल में रहेगा। ये बातें हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई ये कार्बोकेटाइन जो है, ये कार्बोकेटाइन अगर मान लो इसके बगल में मैंने कार्बन को हटा करके नाइट्रोजन ले लिया, जैसे हमने कहा कि भाई 3 कंडीशंस होंगी, 3 कंडीशंस कौन कौन सी बताई, p ऑर्बिटल होना चाहिए, उसके बगल में क्या होना चाहिए, sp3 कार्बन होना चाहिए। अगर उसके अलावा जैसे मैंने नाइट्रोजन ले लिया, तो नाइट्रोजन होगा तो ये यहाँ क्या, इसके पास लोन पेयर है, और इस वैकेंट p ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो इसको तो हम क्या कहते हैं, मीजोमेरिक। तो इसको तो अलग नाम नहीं दे सकते, मीजोमेरिक ऑलरेडी दे रखा है इसका नाम। तो इसका मतलब यहाँ नाइट्रोजन कोई भी लोन पेयर वाली स्पीसीज है, उसके बगल में अगर कोई लोन पेयर वाली स्पीसीज आ जाती है तो उसको तो हम मीजोमेरिक ऑलरेडी नाम दे चुका है, तो उसको एक नाम हाइपर कॉन्जुगेशन में हम उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से जब होगा तो यहां हमारे पास क्या बन जाएगा, N, और ये आपके पास 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका CH2 हो जाता था। यहाँ कार्बोकेटाइन के 6 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे, तो हम कहते थे भाई ये मीजोमेरिक जो होता है, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन जो थे वो इसको डोनेट कर दिया। ठीक है, तो दूसरा केस आप कहोगे सर ये पाई बॉन्ड लेके देख लो, अगर पाई बॉन्ड से कुछ हो जाए तो क्या उसको भी हाइपर कॉन्जुगेशन बोलेंगे क्या, आपने तो sp3 कार्बन कह दिया, अगर sp2 कार्बन ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, तो भाई एक बार लेके देख ले। जैसे मेरे पास कार्बोकेटाइन है, जैसे ये सिंपली कार्बोकेटाइन मैंने ले लिया, और इसके बगल में मैंने क्या लगा दिया, ये पाई बॉन्ड लगा दिया, मतलब एक और एल्कीन जोड़ दी यहां। ठीक है, ये अगर मैं एल्कीन जोड़ देता हूं भाई, ठीक है, ध्यान से समझना, ये मैंने एल्कीन जोड़ दी। ठीक है, ये यहां केस क्या था आपका, CH2 पॉजिटिव और NH2 का केस था। ये यहां किसका केस है, CH2 पॉजिटिव और एल्कीन। ठीक है, इसका केस है। तो यहां आपके पास देखो ये मेरा p ऑर्बिटल है, हमें देखना है कि यहां आपके पास देखो, यहां से अगर एल्कीन ले लेता हूं, मतलब इसका अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, एल्कीन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो यहां अपने ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन तो इसमें डोनेट कर दिए, तो भाई इसको तो आप क्या कहते हो, रेजोनेंस नाम दे रखा है इसको, तो इसका मतलब इसको भी आप हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं ले सकते।
इसको भी आप हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो। तो यहां से भी अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि यहां मेरे पास यहां तो पॉजिटिव, ये अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये दे दिए, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन ने बॉन्डिंग बना ली, तो ये आपके पास इस कार्बन और इस कार्बन ने आप यहां आपस में बॉन्डिंग बना ली, ये पाई बॉन्ड बन गया और ये खाली रह गया, मतलब ये कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर है, CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्ट्रक्चर है भाई। ठीक है, अब यहां मैंने कहा तीसरा केस लेके देखते हैं कि भाई यहां एल्काइल ग्रुप ले आए हम। एल्काइल ग्रुप अगर ले आता हूं तो क्या होगा, जैसे सिंपली यहां मैंने ये कार्बोकेटाइन था, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, जैसे तीसरा केस CH2 पॉजिटिव CH3 ले लिया मैंने ये। ठीक है, CH2 पॉजिटिव CH3, अब इसके बगल में मैं ले आया हूं, तो यहां हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहां हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहां हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो देखो इसका नाम मैंने मीजोमेरिक रख दिया, इसका नाम मैंने रेजोनेंस कह दिया। तो ये दोनों पार्ट तो हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, पर जैसे आपका sp3 कार्बन एटम आया, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बगल में p ऑर्बिटल है, तो इसका मतलब इसको एक नया नाम देना पड़ेगा और उसका नाम क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब आप कहोगे सर हाइपर कॉन्जुगेशन से होता क्या है इस कार्बोकेटाइन के साथ, क्या कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होगा, डिस्टेबलाइज होगा, क्या करता है इसके साथ। ठीक है, तो देखो यहां होता क्या है, जो ये आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे सिग्मा बॉन्ड के पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस p ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है। जैसे आपके पास यहां ये पाई बॉन्ड डोनेट कर देता था किसके अंदर, इस कार्बोकेटाइन की वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ, जैसे यहां लोन पेयर डोनेट कर देता था ये वैकेंट p ऑर्बिटल में, ऐसे यहां जो CH का सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस p ऑर्बिटल में अगर डोनेट कर देता है तो इसका नाम होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन, ये क्या कर दिया, इसने अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। जैसे ही यहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हो क्या जाएगा, जैसे मैं इस HA नाम दे देता हूं, इसको HB और इसको HC, तो यहां जो HA होगा इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहां आपका ये HB है, ये आपका HC हो गया। ठीक है, और यहां क्या बन चुका है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले चुका है, तो पाई बॉन्ड आ गया है, और यहां कार्बोकेटाइन है, तो ये आपका हाइड्रोजन आ गए हैं। तो ये आपकी क्या बनेगी, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। कि हाइपर कॉन्जुगेशन की इसी को, जैसे ये रेजोनेंस की है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपस में क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन की है। मतलब आपका जो कार्बोकेटाइन था वो क्या हुआ है भाई, जो कार्बोकेटाइन था वो कार्बोकेटाइन ने क्या किया, उसका बगल में जो CH बॉन्ड था उस CH ने इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। बताओ कार्बोकेटाइन के यहां इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन, यहां कितने हो गए भाई, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका भी क्या कर रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, और अगर कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा, इसकी डेफिशिएंसी को दूर करेगा। क्योंकि अगर किसी पॉजिटिव चार्ज होगा, डेफिशिएंट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं तो अनस्टेबल था। जैसे अगर कोई ऐसा सिस्टम जिसकी उसकी डेफिशिएंसी को अगर दूर कर दे, उसको जो पॉजिटिव चार्ज उसको हटा दे, तो बताओ स्टेबलाइज हो जाएगा। याद करो मैंने कहा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जब भी उसकी स्टेबिलिटी की बात करते तो पहला ही पॉइंट आपको देखना होता मिनिमम चार्ज, मतलब चार्ज क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, मतलब जिसके पास मिनिमम चार्ज होगा वो ज्यादा स्टेबल होंगे। तो यहां अगर चार्ज कम होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज घटेगा, या मैं ये कहूं ऑक्टेट अगर कंप्लीट होगा तो ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां क्या हो रहा है, तो इसका मतलब देखो अगर चार्ज डिस्पर्ज हो रहा है, जैसे एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। अगर वो पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्ज हो जाए, जैसे पॉजिटिव चार्ज मैं यहां से मेरे पड़ोस वाले को दे दूं, मेरे पड़ोस वाले से वो उससे आगे दे दे, या इधर दे दूं मैं, तो इसका मतलब एक ही पॉजिटिव चार्ज 4-5 में अगर बट जाएगा तो हर एक के पास जो डेफिशिएंसी होगी पॉजिटिव चार्ज की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी जो कम हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे, वो खुद क्या होगा, थोड़ा सा स्टेबल फील करेगा। तो हम क्या कहेंगे, जिसके पास भी अगर चार्ज, हम कहते हैं बार बार मैं बोलता रहता हूं डिस्पर्जन हो गया चार्ज का, तो डिस्पर्जन से होता क्या है, उसको स्टेबिलिटी मिलती है। कैसे मिलती है, क्योंकि उसके ऊपर से चार्ज घट रहा है। अगर चार्ज कम हो, जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। चार्ज जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो जितना ज्यादा डिस्पर्जन होगा चार्ज का वो उतना ही चार्ज स्टेबल होगा, या मैं ये कहूं कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहां से अब हमें देखो, ये मैंने कहा रेजोने हाइपर मीजोमेरिक, इसका कॉन्सेप्ट का नाम क्या दिया मैंने, मीजोमेरिक।
ठीक है, इसको हमने रखा रेजोनेंस, इसको हमने क्या कहा, हाइपर कॉन्जुगेशन। आप खुद डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे ताकतवर है, मतलब पावरफुल कौन सा है। देखो इसने क्या किया, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये फ्री बैठे हुए थे, किसी से कोई लेना देना नहीं था, किसी के साथ बॉन्ड बना रखा था ना। नाइट्रोजन का लोन पेयर बताओ, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं लोन पेयर को। तो यहाँ क्या थे, फ्री बैठे हुए थे। जैसे इस बेचारे को यहाँ लगा कि भाई साइड वाला दुखी हो रहा, परेशान हो रहा है, उसके पास डेफिशिएंसी है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसने क्या किया, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। इसको देने से इसको क्या फायदा हो गया, यहाँ इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। पर ये नाइट्रोजन भी बेचारा क्या रहा, इस नाइट्रोजन का कुछ नहीं रहा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट ही है। यहां से आप चेक करोगे कि यहां आप देखोगे कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें अगर टोटल इसके भी इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो देखो 6 तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर, तो यहाँ कितने हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल इलेक्ट्रॉन, ना कि पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहा हूं मैं। इसमें यहां नाइट्रोजन पे चेक करोगे तो यहां देखो एक सिग्मा बॉन्ड में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 सिग्मा बॉन्ड, तो यहां पर भी 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब आपको ये कह सकते हो कि अंबानी मान लो किसी को 5-10 लाख रुपए दे भी दे, 5-10 करोड़ भी दे दे, तो बताओ कुछ अंबानी का कुछ होने वाला है। 6 महीने जियो की सिम फ्री कर दी, बताओ कुछ उसका बिगड़ा, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो मतलब किसी को अगर कुछ पैसे उधार दे भी रहा है अंबानी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही है कि लोन पेयर जो है, इसने फ्री बैठा हुआ था, इसको पकड़ा दे, ले भाई तू खुश रहे, पर इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसके यहां आज इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट था, यहां पर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसकी बात करें, इसके साथ क्या कहानी हुई, तो इसने अपने पाई इलेक्ट्रॉन जो थे, इसने अपने पाई इलेक्ट्रॉन, देखो यहां इसका जो ऑक्टेट था वो अनकंप्लीट था, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो यहां इसने क्या किया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो देखो यहां से इसका तो ये कार्बन था, ये मैं जैसे 1 दे देता हूं, ये 2 ये 3, यहां से ये 1 ये 2 3। ठीक है, तो जो 1 नंबर कार्बन था ये 6 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर आप चेक करोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। तो इसका मतलब इस पाई इलेक्ट्रॉन्स ने अपने यहां इलेक्ट्रॉन दे दिए, पर जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये बेचारा डेफिशिएंट हो गया। ये क्या हो गया, डेफिशिएंट हो गया। तो ये जैसे डेफिशिएंट, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, थर्ड के पास है। जब इसने नहीं दिए थे तब तो ये क्या था, ऑक्टेट कंप्लीट था इसका, पर जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो इसका ऑक्टेट अब कंप्लीट नहीं है। तो बताओ, जैसे आपको पैसों की जरूरत है तो आप क्या करोगे, अपने दोस्त से उधार ले लोगे, तो उधार ले तो एक दिन आपके पास आपका दोस्त वापिस मांगेगा, तो अगर यहां वापिस मांग रहा है तो आपको फिर देने पड़ेंगे। तो यहां पर भी सेम केस है कि ये आपका दोस्त है, ये आप हो, ये आपका दोस्त, आपने पैसे लिए इससे उधार, ठीक है, ये आपको दे दिया इलेक्ट्रॉन, पैसे दे दिए तो यहां पॉजिटिव चार्ज है, आपके पास डेफिशिएंसी होगी। आप थोड़े दिन बाद वो पैसे वापिस मांगोगे, कहोगे भाई मैं खुद डेफिशिएंट हो रहा हूं, मेरे पास ही पैसे नहीं है रेंट देने के भी, ठीक है, तो मेरे पैसे वापिस कर। तो ये वापिस क्या करेगा, इसको मजबूरी में वापिस इलेक्ट्रॉन दे देने पड़ेंगे। तो यहां क्या हुआ, क्या कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन तो दिए पर परमानेंट नहीं दिए, इसने थोड़ी देर के लिए दिए और थोड़ी देर बाद वापस ले लिए। तो यहां इस जो कार्बन नंबर 1 की डेफिशिएंसी थी थोड़ी देर के लिए दूर हुई, पर हुई तो सही। अगर ये रेजोनेंस करता ही नहीं तो ये परमानेंट 6 इलेक्ट्रॉन थे, रेजोनेंस किया इसने तो थोड़ी देर के लिए तो इसको स्टेबिलिटी मिली, थोड़ी देर के लिए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो हम क्या कहेंगे भाई इसके लिए कि ये भी स्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्पर्ज हो रहा है। तो यहां हम क्या कहेंगे, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज बाई ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग के ऊपर यहां क्या हो रहा है, चार्ज का डिस्पर्सन। और अभी समझाया है किसी के पास जितना ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना ही अनस्टेबल होगा, और एक ही चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां क्या हुआ है, चार्ज का डिस्पर्जन हुआ है पाई बॉन्ड के थ्रू। यहां पर क्या बात है, देखो यहां पर भी इसके 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। मतलब आपका जो हाइपर कॉन्जुगेशन था वो भी क्या कर रहा है, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है भाई, स्टेबलाइज कर रहा है। यहां से अपने जो CH के सिग्मा 2 इलेक्ट्रॉन थे उनको यहां दे दिया, इसको डोनेट कर दिया। पर देखो यहां H पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां बेचारा H अच्छा खासा स्टेबल बैठा हुआ था, पर जैसे ही कार्बन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए इसको,
सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये अनस्टेबल होने लग गया तो ये इसे वापस कहने लग गया भाई मेरे इलेक्ट्रॉन दे दो, मैंने लिए हैं, मैं खुद अनस्टेबल हो रहा हूं। तो ये क्या करेगा, वापस इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और वापस इसी स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, वापस इसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो यहां पर भी चार्ज डिस्पर्ज हुआ है, मतलब इस कार्बन से हाइड्रोजन पे गया है, तो चार्ज का क्या हुआ है, डिस्पर्जन, और चार्ज का डिस्पर्जन होता है तो मैं क्या कहूंगा, स्टेबिलिटी आएगी। तो यहां पर भी आप क्या कहोगे, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, चार्ज बाई ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब देखो यहां से आप कंपैरिजन समझ गए होंगे कौन पावरफुल है कौन यहां वीक है, स्ट्रॉन्ग। देखो यहां सिग्मा बॉन्ड बताओ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, अगर सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं तो इसको इलेक्ट्रॉन देने में टाइम लगेगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग जो होगी इजी नहीं होगी। यहां पाई बॉन्ड देर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पाई बॉन्ड से अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, इस कार्बोकेटाइन को जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होगा। यहां सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड स्लो बॉन्ड ब्रेक होगा, स्लो बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां इसको कम स्टेबलाइज कर पाएगा एज कंपेयर टू रेजोनेंस, क्योंकि यहां सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहां पाई बॉन्ड है। तो आप कह सकते हो सबसे पावरफुल कौन है भाई, मीजोमेरिक, उसके बाद कौन है यार, रेजोनेंस, उसके बाद कौन है, हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद कौन है, हाइपर कॉन्जुगेशन, सबसे पावरफुल मीजोमेरिक, उसके बाद रेजोनेंस, और सबसे यहां क्या हो जाएगा, उसके बाद सबसे लीस्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, अब देखो यहां जितने ज्यादा हाइड्रोजन, देखो अभी तो इसने अपने एक सिग्मा, एक CH बॉन्ड है तो इस CH बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन दिए, ऐसे ये जो CHHB वाला है ये भी अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी CH बॉन्ड है, ऐसे यहां HCH वाला, HC वाला है ये भी अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहां अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं कि मेरे पास ये जो कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन है और इसके बगल में क्या है आपका HA, HB और HC है, इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, जैसे हम रेजोनेंस की बनाते थे तो इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मैं कहा थोड़ी देर के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां से होगा क्या, तो यहां क्या बन जाएगा, CHB HC डबल बॉन्ड CH और यहां HA पॉजिटिव, ये बन जाएगा। ऐसे यहां दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन जाएगी कि यहां आपका क्या दे देगा, ये जैसे HA है ये अपने इलेक्ट्रॉन फिर वापस ले लेगा तो यहां से HB अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, HB से मांग लेगा, तो HB से मांग लेगा तो यहां क्या बन जाएगा आपका HA जुड़ा हुआ है, HB यहां से टूट जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ये HC और डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। ऐसे मान लो अब B थोड़ी देर बाद वापस मांग लेगा तो इसी में फिर वापस आ जाएगा, तो आप क्या कहोगे, HC से मांग लेगा इलेक्ट्रॉन, HC अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा CH, तो जितने भी यहाँ CH बॉन्ड होंगे सभी क्या कर रहे होंगे, इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे और स्टेबलाइज कर रहे होंगे, तो ये HC पॉजिटिव होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, ये CH। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, टोटल 1 2 3 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही हैं, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, HC हाइपर कॉन्जुगेशन, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बताओ यहां कितने हाइड्रोजन थे इसके पास, देखो ये मेरे पास कार्बोकेटाइन के बगल वाले को बोला जाता है अल्फा कार्बन, तो इसका मतलब इस कार्बोकेटाइन के बगल वाले को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। तो यहां अल्फा पे जितने भी हम कहेंगे हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा, जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा यहाँ क्या होगा, कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होगा, क्योंकि यहां देख सकते हो कि एक CH बॉन्ड होगा तो वो अपने स्टेबलाइज करेगा, 2 CH होंगे तो वो दोनों स्टेबलाइज करेंगे, 3 CH होंगे तीनों स्टेबलाइज। कितना होना चाहिए अल्फा पे, अगर बीटा पे कोई हाइड्रोजन है तो उससे कोई मतलब नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर हम क्या है, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनी, मतलब यहां देखो हाइपर, यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 3 अल्फा हाइड्रोजन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनी, 4। तो यहां आप कह सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितनी होंगी, यहां कितनी होंगी आपके पास, नंबर ऑफ N+1 लिख दो, यहां N+1 नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी होंगी, किसके इक्वल होंगी, इक्वल्स टू, यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया, इक्वल्स टू कितनी होंगी, N+1, जहां N क्या होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मतलब जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उससे एक ज्यादा यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और दूसरी चीज हम क्या कह सकते हैं, कि हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी यहाँ किसके,
स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब जितनी ज्यादा यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उतना ही चार्ज डिस्पर्स होगा, चार्ज डिस्पर्स होगा तो स्टेबिलिटी आएगी। मतलब मैं सीधा सा यहाँ क्या बोल सकता हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गए, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। तो यहां अगर तुम्हें स्टेबिलिटी की बात की जाए कि कहा जाए कि भाई बताओ इन 3 कार्बोकेटाइन दे रखे हैं और इन तीनों कार्बोकेटाइन के अंदर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कंपेयर करो, ठीक है, कहा जाए तो कैसे बताओगे। देखो आप जब 11th 12th में पढ़ते थे तो आपको कहा जाता था कि आपको ध्यान रखना है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 and 1 डिग्री, ठीक है। वो क्यों कहते थे, किसके बेसिस पे कहते थे, वो कॉन्सेप्ट था हाइपर कॉन्जुगेशन का। वो कॉन्सेप्ट कौन सा था भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि हम कहते थे कि ये कार्बोकेटाइन के बगल में ये अल्फा कार्बन, ये कार्बोकेटाइन के बगल में ये अल्फा कार्बन, ये कार्बोकेटाइन के बगल में ये अल्फा कार्बन, एक इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, इसके पास भी कितने हाइड्रोजन है भाई, 3 हाइड्रोजन है इन तीनों के पास, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 9, और 9 जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे हम कहेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ज्यादा होगी। यहाँ कितने होंगे, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, पर ध्यान रहे ये sp3 कार्बन होना चाहिए, अल्फा कार्बन, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा पे लगता है ना कि बीटा पे, दूसरा अल्फा जो होता है वो sp3 होना चाहिए, और उस पे जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा वो स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहाँ कितने आए हैं भाई, 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बोकेटाइन के बगल में ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। आप कहोगे जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, मतलब अगर मैं ए बी सी लिख देता हूं तो ए की सबसे ज्यादा और सी की सबसे लीस्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे और एग्जांपल की बात करते हैं भाई, ठीक है। अक्स सर कार्बेनाइन में नहीं होता है क्या, अरे भाई कार्बेनाइन में होता तो मैं लिख नहीं देता एक्स। कार्बेनाइन में पहले ही वैकेंट ऑर्बिटल तो देने के लिए खाली तो जगह होनी चाहिए। देख कार्बेनाइन होगा तो कार्बेनाइन में तू खुद देखे, खुद सोच के देखे, ये कार्बेनाइन है, यहाँ आपके पास ऑर्बिटल है, ये आपके पास खाली है ऑर्बिटल, यहाँ 3 हाइड्रोजन दे रखे हैं, ठीक है, ये ऑर्बिटल भरा हुआ है। बताओ ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन देगा तो किसका देगा, यहाँ कोई खाली थोड़ी न रखा हुआ है, ये तो बेचारा इस नेगेटिव चार्ज से खुद परेशान है, ये दूसरे को देना चाह रहा है, तू कहता है सर इसको भी और दे दो। ये पहले से कार्बेनाइन बेचारा अनस्टेबल बैठा हुआ है और आप कहते हो सर और इलेक्ट्रॉन दे दो ना इसको, ऐसा भाई पॉसिबल है, ये खाली तो होना चाहिए जगह, ठीक है, जगह खाली होना चाहिए। इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन बता कैसे डाल देगा, ठीक है। तो खाली होना चाहिए, कम से कम इतना तो हो कि 1 इलेक्ट्रॉन की जगह हो, ठीक है। अक्स कहा थे हम, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया जाए, एक जैसे ये लिख दिया जाए, जैसे ये लिख दिया जाए और तीसरा और लिख देता हूं यहां, ये लिख दिया जाए, कहा जाए कि इसमें स्टेबिलिटी कंपेयर करो इन तीनों कार्बोकेटाइन के अंदर, तो हम क्या कहेंगे, देखो यहाँ ना मीजोमेरिक है ना ना रेजोनेंस है, यहाँ कौन सा लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हम कहेंगे भाई कार्बोकेटाइन के बगल में अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से होगा sp3, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन। देखो हाइब्रिडाइजेशन का कितना रोल है, इसीलिए मैंने पढ़ाया था हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ ये दोनों अल्फा कार्बन है, इसकी चेक करेंगे तो ये अल्फा कार्बन, ये भी sp3, ये तीनों sp3 है, ठीक है। तो हम यहां से देखेंगे भाई ये हमारे पास कितने हैं, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। देखो यहाँ हमारे पास होगा तो ये अल्फा कार्बन है, तो इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसकी बात करेंगे तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ 3 + 3 6 + 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो देख सकते हो कि यहाँ मेरे पास जो C होगा वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू B एंड A के। तो उसके बाद B होगा और सबसे लिस्ट क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि बताओ कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ दीज कार्बोकेटाइन, तो क्या बताओगे इन दीज कार्बोकेटाइन के अंदर,
स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करवाई जाए, जैसे आपके पास ये 3 कार्बोकेटाइन दे दिए, कहा जाए कि स्टेबिलिटी कंपेयर करो, तो आपको यहाँ ना मीजोमेरिक है ना रेजोनेंस है। तो देखो ये अल्फा कार्बन है, यहां से ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहां से ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, जितने भी अल्फा कार्बन होंगे उनके ऊपर जितने भी हाइड्रोजन होंगे, sp3 हाइड्रोजन होंगे, वो सभी के सभी क्या करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ देखो यहाँ ओनली 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ क्या होगा 1 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ क्या है भाई, ये देखो यहाँ मेरे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन, इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए 3 + 2 5 + 2 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहां हम बात करेंगे तो ये अल्फा कार्बन, इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां से हो क्या जाएगा, बी में सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या हो जाएगा सी, और सबसे लीस्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास और एग्जाम्पल की मैं बात करूं, और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे तुम्हें कह दिया जाए कि भाई ये मेरे पास दे रखा है, जैसे ये कार्बोकेटाइन दे दिया, यहां से दूसरा कार्बोकेटाइन ये दे दिया, और तीसरा कार्बोकेटाइन ये दे दिया। कहा जाए इन तीनों कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर करो, तो यहां से हम क्या करेंगे, ना मीजोमेरिक हो रहा है ना रेजोनेंस हो रहा है। तो देखो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, देखो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 1 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहां अगर हम बात करेंगे तो यहां मेरे पास 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए भाई 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहां अगर हम बात करेंगे तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए 4 अल्फा हाइड्रोजन। ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, यहां से मेरे पास ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो हम कहेंगे ए की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, उसके बाद सी की, और सबसे लीस्ट किसकी हो जाएगी बी की हो जाएगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, जैसे आपके पास ये एग्जांपल दे दिया जाए भाई, ठीक है, और कहा जाए कि स्टेबिलिटी कंपेयर करो कार्बोकेटाइन की, जैसे ये दे दिए जाए 2 एग्जांपल, इन दोनों में कहा जाए कि बताओ स्टेबिलिटी कंपेयर करो कार्बोकेटाइन की। तो देखो यहाँ बेंजीन जो होगा, कार्बोकेटाइन के बगल में बेंजीन है, तो बेंजीन तो क्या करेगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी रखेगा इस बेंजीन के साथ। तो यहां से पाई बॉन्ड क्या करेंगे, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं, पाई बॉन्ड दे रहे इलेक्ट्रॉन, तो पाई बॉन्ड दे रहे हैं, तो इसे क्या कहोगे रेजोनेंस, इसको क्या कहोगे रेजोनेंस कहोगे। तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये आपके पास ये CH3 है। ठीक है, अब ये फिर वापिस क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा, तो यहां क्या बन जाएगा भाई आपके पास, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये आपका CH3 हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब देखो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो आपको पता है ये अल्फा कार्बन हो गया यहां, और जैसे ही ये अल्फा कार्बन हो गया तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब यहां पर रेजोनेंस से तो स्टेबलाइज है ही है, प्लस साथ में 3 अल्फा हाइड्रोजन से भी स्टेबलाइज है, इसका अल्फा कार्बन बन रहा है देखो यहां। ठीक है, रेजोनेंस तो स्टेबलाइज है, प्लस साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन भी मिल रहा है। अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात करेंगे तो हम कहेंगे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बेंजीन के साथ बिल्कुल सही है। ये हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज है भाई। ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव आ गया, ये CH3 आ गया। ठीक है, अब ये वापिस यहां मेरे पास ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस किया, ये पाई बॉन्ड है, यहां CH3, यहां मेरे पास क्या आ गया भाई, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया है यहां, और ये CH3 है। देखो यहां इस पॉजिटिव चार्ज के बगल में तो ये अल्फा कार्बन है, इसके बगल में ये अल्फा कार्बन है, मतलब ये CH3 अल्फा बना ही नहीं, ये तो बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, और अल्फा होगा तो क्या यहां मेरे पास जैसे एक हाइड्रोजन है, क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये sp2 कार्बन है, sp2 रहेगा तो ये पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस कर लेगा, क्योंकि रेजोनेंस तो और ज्यादा स्टेबल करता है किसे, हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां हाइड्रोजन जो होंगे sp2 को हाइड्रोजन क्या होंगे, इन्वॉल्व ही नहीं होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो इसका मतलब यहां क्या लग रहा है, इस यहां पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या मिल रहा है, ओनली फॉर रेजोनेंस, इस CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं मिल रहा है। इसीलिए देखो मीजोमेरिक के केस में भी हमने पढ़ा था कि भाई मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक और रेजोनेंस लगता ही नहीं है, मेटा पोजीशन के ऊपर है, तो वो क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वहां रेजोनेंस होता ही नहीं है। तो यहां देखो मेटा पोजीशन पे ना हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं लगता है, यहां से देख सकते हो मेटा पोजीशन पे CH3 था, CH3 मेटा पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज
चार्ज आया नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन लगा ही नहीं, तो मेटा पोजीशन ना ही मीजोमेरिक लगता है, मेटा पोजीशन पे ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, ना ही रेजोनेंस लगता है, तीनों ही नहीं लगते हैं मेटा पोजीशन पे। जैसे ही पैरा पे आया, ऑर्थो पे भी देखो, अगर ऑर्थो पे लगा देता तो ऑर्थो पे भी मिलता हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। ऑर्थो पैरा पे लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन मेटा पे नहीं लग रहा है, तो यहां रेजोनेंस तो देखो 3 पाई बॉन्ड, यहां पर भी 3 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है, यहां पर भी 3 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है, रेजोनेंस तो इक्वल है, पर हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये ज्यादा स्टेबल है, ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे आपके पास एग्जांपल कह दिया जाए कि बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, जैसे कह दिया जाए कि यहां मेरे पास CH2 CH3 है, दोनों में कहा जाए कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो देखो दोनों में चेक करें। जैसे एक और एग्जांपल लिख देता हूं यहां आपके पास है, ये एग्जांपल कहा जाए तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो हम कहेंगे भाई ये मेरे पास यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें भी यहाँ रेजोनेंस के बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर भी रेजोनेंस के बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हम कहेंगे जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 3 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 2 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये मेरे पास ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये दोनों CH3 बीटा के हैं, बीटा के इन्वॉल्व नहीं होते हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो हम क्या कहेंगे 1 अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, ये सबसे ज्यादा स्टेबल और ये सबसे लीस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन था। तो फटाफट बताओ इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आगे बढ़े हम, कोई प्रॉब्लम हो तो भाई फटाफट बताओ। और ध्यान रहे बिल्कुल यहाँ आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे वो अच्छे क्वेश्चंस पूछने हैं, ये नहीं बकवास क्वेश्चन पूछने हैं भाई, ठीक है। एक मिनट रुकना है भाई यहाँ तो। देखो इधर ध्यान दो भाई, थोड़ी देर बाद यहाँ आपके पास देखो इधर ध्यान दो, देखो जो आपके क्वेश्चंस है वो थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो जिसमें हम देखते हैं कि आपके जो मैसेज आते हैं क्वेश्चंस, वो फ़ोन स्विच ऑफ है, ठीक है, तो उसको चार्ज लगाया है मैंने, थोड़ी देर चार्ज हो जाता है, उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जो क्यूरीज होंगी वो मैं देख लूँगा, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या क्या आपकी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं ताकि चार्ज हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो यहाँ सबसे पहला ये हमने स्टेबिलिटी, अब ये इसका एप्लीकेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं कि भाई ये कहाँ यूज होता है। जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन बता दिया, तो इसका एप्लीकेशन पार्ट कहाँ है कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आपको कहाँ यूज मिलेगा। तो जैसे आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन,
अप्लीकेशन क्या है इसके, ठीक है। तो जैसे आपने रिएक्शन जब 11 12th में होते थे तो पढ़ते थे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल रिएक्शंस, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की रिएक्शंस पढ़ते थे। तो उसमें क्या होता था कि यहां जैसे मेरे पास कोई कार्बोनिल, ये मेरे पास क्या होता था, एल्कोहल है, और इसमें हम क्या डाल देते थे, H2SO4 डालते थे, मतलब H+ डाल देते थे। तो H+ होता था, तो ये लोन पेयर क्या करते थे, एक्सेप्ट कर लेते थे, अपने लोन पेयर डोनेट करके H+ ले लेते थे, और यहाँ क्या बन जाता है, H2O पॉजिटिव। और आप उस टाइम पढ़ते थे कि यहाँ से H2O को क्या कर देते थे, बाहर कर देते थे, और यहाँ क्या बना के आ जाते थे, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन बना देते थे। और यहां से आप हाइड्रोजन जब यहां से रिलीज कर देते और क्या बना देते थे, एल्कीन। जब थोड़ी सी और आगे आप पढ़ते थे तो इसी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल को आपको पता चलता था कि ये इवन रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, एल्कीन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो यहां पर जो होता है, जो कार्बोकेटाइन बनता है, ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। आपको ये पता है कि यही RDX स्टेप होती है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप जिसे कहते हैं। तो इसका मतलब अगर मेरे पास ये जो कार्बोकेटाइन बना है तो ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल किस चीज पे डिपेंड करती थी, ये डिपेंड करती थी रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। तो यहां से अब आप जो फॉर्मेशंस होता है, ये यहाँ इस रिएक्शन जब आप पढ़ते हो तब आपको ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पता चलता है। और वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन में। आप कहते थे अगर तुम्हें कह दिया जाए कि बताओ भाई इन दोनों रेट के अंदर इनका रेट बताओ क्या होगा, जैसे यहाँ मैंने H+ डाल दिया, ये K1 रेट से जा रहा है। आपको कह दिया जाए कि ये मेरे पास यहाँ OH रख दिया मैंने, ये K2 रेट से जा रहा है H+ से, तो यहां से तीसरा मैंने ये रिएक्शंस करवा दी भाई कि यहां मेरा ये OH है और ये आपका K3 रेट से जा रहा है, और यहाँ क्या डाल रखा है, H+ से। कहा जाए कि K1 K2 K3 में किसकी रेट ज्यादा होगी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जहां OH है, देखो यहां जहां OH था उस OH को हटा दिया, और वहां क्या बना दोगे, पॉजिटिव चार्ज बना दोगे भाई, पॉजिटिव चार्ज बना दोगे। यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाया, जहां OH है वहां पॉजिटिव चार्ज बना दोगे, ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, जहां OH है वहां पॉजिटिव चार्ज बना देंगे, और उस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक कर लोगे। यहां जब था तो आपको देखा ये मेरा अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन + 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है, 8 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां अगर आप चेक करोगे तो यहाँ 3 + 1 ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो इस अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इस अल्फा कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, टोटल कितने हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ की बात करेंगे तो ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन के पास कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से आप रेट डिटरमिनिंग यहाँ क्या बता सकते हो, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन पूछा है मैंने कि बताओ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन यहाँ से आप इजीली बता सकते हो, कह सकते हो कि K1 की रेट सबसे ज्यादा होगी क्योंकि 8 अल्फा हाइड्रोजन से कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज है। फिर उसके बाद क्या होगी, K2 की रेट होगी, फिर सबसे लीस्ट जो होगी वो K3 की रेट होगी, सबसे लिस्ट किसकी होगी, K3 की रेट हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा इस रेट और रेट डिटरमिनिंग ऑफ ना रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है। जैसे आपके पास एक और एग्जांपल दे दिया जाए, कहा जाए कि बताओ ये मेरे पास एग्जांपल दे दिया जाए, इसमें बताओ रेट यहां से रेट ऑफ डिहाइड्रेशन बोल दिया जाए, कंपेयर द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन फॉर दीज एल्कोहल्स। इन तीनों एल्कोहल्स के अंदर आपको क्या करना है भाई, रेट यहाँ से रेट बताना है, किसकी रेट ज्यादा होगी किसकी कम होगी, ठीक है। जैसे ये मैंने यहाँ H+ डाल दिया, ये K1 रेट से है, ये मैंने K2 रेट से जा रहा है, यहाँ पर भी H+ डाल दिया, ये मैं कह रहा हूँ कि K3 रेट से जा रहा है, यहाँ पर भी H+ डाल दिया जाए। कहा जाए कि बताओ यहाँ से रेट ऑफ डिहाइड्रेशन कंपेयर करो, तो हम कहेंगे भाई आपको जहां OH दे रखा है उस OH को हटा देते थे, याद करो, और वहां हटा देते थे, और वहां क्या बना देते थे, कार्बोकेटाइन, और कंपेयर करने लग जाते थे। तो वो कौन एक्सप्लेन करके देता था हमें, हाइपर कॉन्जुगेशन ही करता था, ठीक है। यहाँ कार्बोकेटाइन बना दिया, जहां OH है उस OH को हटाओगे और वहां कार्बोकेटाइन बनाओगे। यहाँ देखोगे तो ये मेरा अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2, टोटल कितने हो गए, 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए भाई। यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ मेरे पास ये अल्फा 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से टोटल कितने हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसकी बात करते हैं तो ओनली ये अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ की बात करेंगे तो ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन से। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ से मेरे K1 की रेट क्या है, सबसे ज्यादा है, उसके बाद K2 की रेट है, सबसे लीस्ट किसकी होगी, K3 की रेट है, क्योंकि यहाँ
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या है, लेस स्टेबल है। ठीक है, तो चेक कर लेता हूं एक बार क्या क्या आपकी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, सेम कहानी इसके साथ हो जाएगी, सेम कहानी किसके साथ हो जाएगी, रेडिकल के साथ। जैसे रेडिकल की बात की जाए कि आप, ये हमारा कार्बोकेटाइन का पार्ट था। दूसरा मैंने कहा कि हम एक एक करके पढ़ने वाले। सबसे पहला रोल ऑफ कार्बोकेटाइन हमने देख लिया। अब दूसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे, रोल ऑफ रेडिकल्स, रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन रेडिकल। रेडिकल के केस के अंदर, मतलब फ्री रेडिकल के केस के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या रोल होगा, उस चीज की हमें यहाँ स्टडी करनी है। तो अगर उस चीज की देखेंगे तो हमने कहा कि सिंपली यहाँ मेरे पास ये जैसे रेडिकल है, आपके पास जैसे CH2 रेडिकल और ये CH3 दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये CH2 रेडिकल, आपको पता है यहाँ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रेडिकल के पास, 7 इलेक्ट्रॉन है। और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए कि कोई ऐसा सिस्टम हो इसके बगल में कि वो इलेक्ट्रॉन दे सके। तो यहाँ आपके पास अगर ये मेरा रेडिकल है और इस ऑर्बिटल के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ आपके 2 CH जुड़े हुए हैं, और इसके बगल में यहाँ क्या है, CH3 है भाई। तो आपको पता है अगर यहाँ कोई भी p ऑर्बिटल हो और उसके बगल में क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो ना, सॉरी अल्फा कार्बन है, और उस अल्फा कार्बन के पास sp3 जो कार्बन है उसके पास अगर हाइड्रोजन रहते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं डोनेट करते हैं, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट कर देंगे। अब देखो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, एक तो है इसके पास है, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन इसमें चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन। एक तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे, और एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बन क्या जाएगा यहाँ से H, ये H रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा क्योंकि इसने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है। तो एक इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये CH और ये CH, ये इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, 7 से 8 पे पहुंच गया है, स्टेबिलिटी मिलेगी, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो इसका मतलब रेडिकल भी हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होता है भाई, स्टेबलाइज होता है। रेडिकल जो होता है वो भी हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कह दिया जाए कि बताओ भाई ये आपके पास 3 डिग्री रेडिकल है, दूसरा ये आपके पास 2 डिग्री रेडिकल है यहाँ, और एक आपके पास ये आपका 1 डिग्री रेडिकल है। कह दिया जाए कि बताओ इन तीनों में कंपेयर करो स्टेबिलिटी। तो याद करो 11th 12th में क्या कहते थे, कहते थे कि याद कर लेना 3 डिग्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 and 1, 1 डिग्री होता है लीस्ट स्टेबल होता है। तो यहां से आपको दिख रहा है कि ये अल्फा कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल करेगा, और रेडिकल हमारा क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। तो यहां से देखोगे तो ये अल्फा कार्बन 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने हो जाएंगे, 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ की बात करेंगे ये अल्फा, तो यहाँ मेरे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसकी बात करेंगे तो ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। भाई कौन स्टेबल हो जाएगा, आपका वो फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकंड और सबसे लीस्ट थर्ड हो जाएगा। ऐसे अगर आपसे कह दिया जाए कि बताओ ये मेरे पास कोई कंपाउंड दे रखा है, ये रेडिकल दे दिया, ये रेडिकल दे दिया और ये रेडिकल दे दिया जाए, और कहा जाए कि बताओ तीनों में कंपेयर करो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, तो आप कहोगे सर यहाँ मेरे पास ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ इस अल्फा कार्बन पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ 3 + 2 5 + 2 7 अल्फा हाइड्रोजन है भाई, 7 अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ 2 + 1 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। स्टेबिलिटी बता सकते हो, बी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सी और ए के, तो यहाँ बी होगा सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद सी, और सबसे लीस्ट कौन हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। सबसे लीस्ट क्या हो जाएगा, ए स्टेबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां से भी आप एक कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल जो होगी, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, स्टेबिलिटी ना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसके। ठीक है, तो फटाफट बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है। फोन जो है वो ऑन हो चुका है भाई, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम्स अब डिस्कस करेंगे हम भी।
सर माई वीडियो इज लोडिंग हैज द क्लास स्टार्ट। कोई नहीं खुशबू, इसको बंद करके वापस चला ले। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ मनोज, स्टेबिलिटी और एनर्जी में इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अगर किसी की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी कम ही होती है, ठीक है। स्टेबिलिटी और एनर्जी में एक दूसरे की इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है मनोज। अक्स सर Cl3 और CH2O, तो अक्स तू अगर Cl3 लेगा, देख इधर ध्यान दे, अक्स इधर ध्यान दे भाई। देख अगर यहाँ मैंने कहा ये कार्पेट है, ये p ऑर्बिटल है, इसके बगल में Cl3 ले लिया तूने, ठीक है। मान ले हाइड्रोजन नहीं होता है, तो ये Cl3 क्या करेगा, यहां से अपने इलेक्ट्रॉन देगा, यहां से ये कार्बन और Cl का यही तो इलेक्ट्रॉन जैसे जाते थे, जैसे मैं यहाँ H और यहाँ मेरे पास H होता था और ये p ऑर्बिटल होता था, तो हम कहते थे ये CH इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता था, तो इसे हाइपर कॉन्जुगेशन कह देंगे। यहां से ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा इसको डोनेट करेगा, तो यहाँ बन क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड C, ये Cl और Cl पॉजिटिव। बताओ क्या Cl पे पॉजिटिव स्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। हाईली अनस्टेबल होगा तो बताओ क्या ये अपने कार्बन और Cl के इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, बिल्कुल नहीं दे पाएगा, इसीलिए Cl का हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा, यहाँ C कार्बन Cl का हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा। बट यहाँ कार्बन दे देता है, तो कार्बन में हम कहते हैं भाई ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, यहाँ H पॉजिटिव डबल बॉन्ड C, यहाँ जो बन जाता है, तो ये H पॉजिटिव तो स्टेबल होता है, पर HCl पॉजिटिव नहीं है, तो Cl नेगेटिव स्टेबल होता है, ठीक है। ठीक है अक्स, स्मृति रो की रखा है, ठीक है। हाँ मनोज, सभी को ही, जो मीजोमेरिक किसका टाइप होता है, रेजोनेंस का ही तो टाइप होता है भाई। अरे मीजोमेरिक जो होता है रेजोनेंस का ही टाइप होता है, तो जो मीजोमेरिक की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही कहेगा, ठीक है। ऑर्थो वाला रजनेश, ऑर्थो पे भी तो पॉजिटिव आ रहा है, जब आप देखते हो तो यहां चेक करो, देखो ऑर्थो पे भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है रजनेश, कहां गया वो, ये देखो ऑर्थो पे भी तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ऑर्थो के बगल में अगर यहाँ रजनेश CH3 लगा दोगे तो देखो ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा यहाँ पर भी, ठीक है रजनेश। तो ऑर्थो पे भी लगता है और पैरा पे भी लगता है, मीजोमेरिक रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन ऑर्थो पैरा पे लगता है, मेटा पे नहीं लगता है, वो आपको इन दोनों मैकेनिज्म समझा दिया मैंने, ठीक है। ऑर्थो पे, जहां ऑर्थो पैरा पे तो पॉजिटिव चार्ज आता है। अरे सौरभ रुक जा भाई, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ ले, सारी जिंदगी यही करने, मिक्स क्वेश्चन ही, ठीक है। वो कार्बोकेटाइन के अंदर पढ़ाएंगे मिक्स से, या मैंने ये चीज सिखा रहा हूं कि यूज कैसे करोगे इन चीजों को, ठीक है। मैं कार्बोकेटाइन पढ़ा नहीं रहा हूं, कार्बोकेटाइन आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, मैं इसलिए एग्जांपल करवा देता हूँ कार्बोकेटाइन की, ताकि आप इस चीज को समझो कि यूज कैसे करना है, इसको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करना सिखा रहा हूं, ताकि जब मैं कार्बोकेटाइन पढ़ाऊं तो इजी हो जाए आपके लिए, ठीक है। तो वहां मिक्स क्वेश्चन करेंगे हम। अक्स पागल मत बन, इंडक्टिव पढ़ाया ही नहीं है तो क्यों पागल हो रहा है इंडक्टिव के चक्कर में, इंडक्टिव का कोई रोल नहीं होता है, ये समझ ले दुनिया में, ठीक है। जो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन तक होता है, जब लास्ट सब कुछ खत्म हो जाता है तो इंडक्टिव का कॉन्सेप्ट आता है, जो बहुत ही कम केसेस में पढ़े जाते हैं, तो कोई काम का नहीं होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है अक्स। ये बेफालतू क्वेश्चन मत पूछ, इंडक्टिव पढ़ाया नहीं, इंडक्टिव पढ़ाऊंगा तब ये देख ले, पूछ लेना ऐसे क्वेश्चन, ठीक है।
तपस रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों अलग अलग चीज है, पहले तो ये समझ ले, ठीक है। तपस दूसरी चीज, यहाँ रेजोनेंस की वो जो मैंने पहले बनाई थी वो रेजोनेंस की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी, जो ये आज बना रहा हूं ये हाइपर कॉन्जुगेशन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो मैं वहां बोल रहा हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और पोसेसिव बताता है, अधिकार बताता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, ऐसे समझ लिया अब, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस, तो वो रेजोनेंस की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक है। तपस भाई कई बार पूछेगा रजनी से, ऑर्थो वाला होगा, अभी तो समझाए है प्रिंस। अच्छा सर अगर अकेश चाहे एक बार क्वेश्चन लिख दे चाहे 10 बार लिख दे, मैं बता देता हूं उसको, देखता हूं तो ठीक है। तो ये मत समझा कर सर ने देख लिया और उसको इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं सारे सभी के जवाब देता हूँ, जो भी बच्चा पूछता है सबको दे देता हूँ। तो चाहे एक बार लिख दे चाहे 10 बार, ठीक है। तो एक बार लिख दिया अगर मैं उसको पढ़ लेता हूँ, ठीक है, बार बार मत लिखा कर केस, ठीक है भाई। आदित्य सर स्लाइड नंबर 7 ओपन कर दीजिए। भाई देखो ये बकवास क्वेश्चन पूछते हो तो टाइम बहुत लगता है, बहुत टाइम वेस्टेज करते हो तुम लोग। अरे थोड़ा सा खुद सोचो, ये मेरा फायदा नहीं, इसमें तुम्हारा नुकसान है बहुत ज्यादा, थोड़ा भी नहीं बहुत ज्यादा नुकसान होगा जो बकवास क्वेश्चन पूछते हो। अकेश ये जो कार्बन आयन आता है तो इनवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ये हम आगे इनवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में देख लेंगे, ठीक है। जो तू कह रहा है CCl3 और CH2 पे कार्बन आयन लगा दे तब इनवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। ये लास्ट में देख लेंगे हम इनवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी, ठीक है। बिल्कुल सुश्री बेरा हाइपर कॉन्जुगेशन लेस डोमिनेटिंग देन रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। H+ के अलावा किसी पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होगा अविका। CH बॉन्ड अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई भी कुछ जुड़ा हुआ है तो समझ जाना कि कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, चाहे Cl हो, ब्रोमीन हो, कार्बन हो, कुछ हो, ठीक है। हाइड्रोजन होता है तो ही क्या होगा अविका, हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। सवेता सर इज हाइपर कॉन्जुगेशन एक टाइप ऑफ रेजोनेंस, बिल्कुल गलत बात है सवेता। हाइपर कॉन्जुगेशन अलग है, देख सकते हो मैकेनिज्म नहीं दिख रहा है क्या, रेजोनेंस में पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, ठीक है। यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। देखो अभी का इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो, जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां देखो, इधर ध्यान दो भाई, जब नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहा जाता है, देखो यहाँ हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में देखो, यहां जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इन दोनों के बीच में अब कोई बॉन्ड नहीं बना है, इसीलिए जब बॉन्ड नहीं बना होता, इसीलिए इस हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस है, और तीसरा नाम होता है हाइपर कॉन्जुगेशन का, ध्यान देना है, सिग्मा यहाँ p ऑर्बिटल रेजोनेंस, सिग्मा p ऑर्बिटल रेजोनेंस या सिग्मा पाई बॉन्ड रेजोनेंस। मैंने कहा था 3 चीजें लिखवाई थी जब सब पहली क्लास ली थी, उसमें कहा था मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हमें 3 का पढ़ना है। पहला पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट जो हमने रेजोनेंस और मेसोमेरिक का कॉन्सेप्ट पढ़ा। दूसरा मैंने कहा था सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट, वो कौन सा होता है, इंडक्टिव होता है। तीसरा मैंने कहा था सिग्मा पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ इन्वॉल्व कौन कौन हो रहा है, देखो यहाँ सिग्मा बॉन्ड हो रहा है और p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल कौन सा, पाई बॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ सिग्मा और पाई बॉन्ड कह सकते हो या p ऑर्बिटल कह सकते हो, सिग्मा p बॉन्ड सिग्मा p ऑर्बिटल या रेजोनेंस बोल सकते हो आप, ठीक है, या सिग्मा पाई बॉन्ड बोल सकते हो इसको, हाइपर कॉन्जुगेशन को 3 नाम होते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा p ऑर्बिटल या सिग्मा पाई बॉन्ड या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। क्योंकि यहां एक सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व हुआ है, देखो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व हुआ है और एक p ऑर्बिटल मतलब पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है भाई,
ये 3 नाम होते, किसी भी नाम से आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रेडिकल की आप देखो, रेडिकल जो है वो कहाँ एप्लीकेशन, उसका पार्ट कहाँ होता है। जैसे मैंने अभी कार्बोकेटाइन बताया कि कैसे आप पढ़ोगे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मैं कार्बोकेटाइन के अंदर यहाँ डिस्कस करूंगा अच्छे से, ठीक है। जो मैंने डिहाइड्रेशन मैंने कहा ये एप्लीकेशन पार्ट है, ये यूज करोगे आप यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही आप जहां मैंने कहा यहाँ कहा कि मेरे पास जो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल है ये कहाँ यूज करेंगे, तो यहाँ एप्लीकेशंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल की कहाँ यूज करोगे, याद करो जब हेलोजिनेशन रिएक्शन रेडिकल में पढ़ते थे, हेलोजिनेशन रिएक्शन से आपको कहते थे मोनोब्रोमिनेशन करवाओ या मोनोक्लोरिनेशन। जैसे आपने CH4 ले लिया और उसमें क्या डाल दिया जाता था, याद करो हेलोजिनेशन की रिएक्शन से लाइट या हीट की प्रेजेंस में, तो आप कहते थे कि भाई यहाँ से हाइड्रोजन हटा देते हैं और CH3Br बना देंगे, CH3Br बना देंगे। तो इसकी मैकेनिज्म कैसे होती थी, याद करो कि सबसे पहले Br2 होता था, फिर उसमें लाइट डाल दी जाती थी, लाइट से यहाँ क्या हो जाता है, बॉन्ड क्लीव हो जाता था, तो क्या बनता था B2Br रेडिकल बन जाता था। तो ये इनिशिएशन स्टेप थी, याद करो 11th-12th में पढ़ते थे। तो यहाँ से आप क्या करते थे, फिर CH4 आता था, फिर Br रेडिकल आता था, ये Br रेडिकल यहाँ से H के साथ अटैक करके यहाँ CH3 बना लेगा, CH3 रेडिकल प्लस में HBr बना देता था। फिर ये CH3 रेडिकल जो था वो Br2 के साथ रिएक्शन करता था, याद करो, और Br2 के साथ वापिस रिएक्शन करके क्या बना देता था, CH3Br प्लस Br रेडिकल बना देता था, याद करो। फिर यहां से देखो ये रेडिकल और ये CH3 आपके पास, या तो हम कहते थे CH3 रेडिकल प्लस Br रेडिकल आपस में जुड़ करके ये CH3Br बन जाते थे, ऐसा ही तो होता था। यहां से ये मैकेनिज्म होती थी, लास्ट टर्मिनेशन, पहली इनिशिएशन, फिर प्रोपोगेशन, फिर टर्मिनेशन, ये सब मैकेनिज्म आप पढ़ते थे। तो ये सब चीजें इनकी अगर कह दिया जाए कि रेट बताओ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो वो हम क्या कहेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल के ऊपर। जैसे रेट की अगर बात कर ली जाए, यहाँ रेट की अगर बात कर ली जाए, जैसे आपसे कह दिया जाए कि भाई ये कंपाउंड दे रखा है, यहाँ Br लगा दिया, जैसे यहाँ Br लगा दिया और एक आपने यहाँ Br लगा दिया, कहा जाए कि इनकी रेट बताओ Br2 के साथ, सॉरी यहाँ ये कंपाउंड जैसे दे दिया जाए और यहाँ कहा जाए कि यहाँ से यही सिंपल कंपाउंड ले लो और इसमें क्या डाल दी जाए, Br2 लाइट डाल दी जाए, Br2 लाइट, ठीक है। तो आप क्या कहते थे कि हम कहते थे भाई यहाँ से हाइड्रोजन हटा देंगे और हाइड्रोजन हटा करके क्या जोड़ देंगे, उसकी जगह Br जोड़ देंगे। तो ये है, तो ये हमारे पास ये Br बन जाएगा, दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ये Br बन जाएगा। यही दो बनते थे प्रोडक्ट। अगर कह दिया इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो हम कहते थे भाई यहाँ पर हाइड्रोजन हटाएंगे और एक बार रेडिकल बना के देख लेंगे, तो इन दोनों में स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। हम कहेंगे भाई यहाँ हमारे पास ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से आएंगे, 3 यहाँ से आएंगे, टोटल कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ की अगर बात करें तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन होगा, तो यहाँ कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब 6 वाला मेजर होगा, तो हम कहते थे ये मेजर होगा हमारे पास। ऐसे ही अगर मेरे पास इसमें कह दिया जाए, ठीक है, इसमें कह दिया जाए यहाँ Br2 डाल दिया जाए, Br2 लाइट, तो हम कहते थे जहां पर डिफरेंट हाइड्रोजन उन सबसे बना लेंगे, तो हम कहेंगे एक तो हमारे पास यहाँ Br जुड़ जाता है, एक यहाँ पर मेरा Br जुड़ जाएगा, तीसरा जो Br होगा वो यहाँ पर जुड़ जाएगा और फोर्थ जो Br होगा वो यहाँ पर जुड़ जाएगी। जहां पर भी डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन होंगे वहां पर जुड़ जाएगा। हम कहते थे भाई इनमें चारों में मोर स्टेबल कौन सा होगा, तो हम कहते थे भाई यहाँ जो होगा हमारा ये 3 डिग्री जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता था। 3 डिग्री क्यों होता था, क्योंकि ये मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन थे, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज करते थे। ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2, टोटल कितने हो गए, 8 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ की बात करोगे तो यहाँ पर भी जहां Br जुड़ा हुआ रेडिकल बनाओ, तो यहाँ कितना है, 1 अल्फा हाइड्रोजन, सभी में चेक करोगे तो ये 8 अल्फा हाइड्रोजन वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो हम कहते थे ये हमारा मेजर होता है। तो वो कॉन्सेप्ट कहां से आता था, ये कॉन्सेप्ट आता था हाइपर कॉन्जुगेशन से ही, ठीक है। तो ये रेडिकल की कुछ बातें थी। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, क्योंकि यहाँ हमें 4 चीजें पढ़नी है। पहला हमने कौन सा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन 4 चीजों के अंदर होता है। पहला कौन सा था आपके पास, कार्बोकेटाइन के अंदर होता है, दूसरा रेडिकल के अंदर होता है, तीसरा किसके अंदर, एल्कीन के अंदर होता है, और फोर्थ किसके अंदर होता है, बेंजीन के अंदर।
तो यहाँ हम 2 पढ़ लिए हैं। तीसरा हमारे पास कौन सा होगा, रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। तो देखो यहाँ जो रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। ये कहाँ कहाँ यूज होगा, तो 4 जगह आपको यूज मिल सकता है, इसका 4 जगह मिल सकता है। सबसे पहला जो यूज होगा वो मिलेगा आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में कंपेयर करने के लिए हमें हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज करेंगे। दूसरा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, दूसरा कहां यूज मिल सकता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के अंदर। तीसरा यूज कहां मिल सकता है आपको, यहां इन रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन के अंदर मिल सकता है। और फोर्थ जो यहां यूज मिलेगा वो होगा साइट सिलेक्शन, साइट सिलेक्शंस ऑफ एल्कीन। एल्कीन के अंदर उनके साइट का सिलेक्शन करना कि कहाँ क्या होगा, ठीक है। चारों जो होंगे एक एक करके हम चारों पढ़ेंगे, चारों डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग डालेंगे इन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्मृति क्या कह रही हो, सर स्लाइड बहुत जल्दी चेंज कर देते हो। देखो बोर्ड तब भर जाएगा तो ध्यान रखो आप, यहाँ बोर्ड भरते ही अब मुझे मेरे काम यही काम है तो स्लाइड ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं लिखूंगा कैसे, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, तो सबसे पहला स्टेबिलिटी, स्मृति बस ध्यान से समझना है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। आपको मिलता तो है रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो वहां से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस समझते चलो, ठीक है। लिख तो बाद भी सकते हैं, ठीक है। इन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की अगर बात करें तो जैसे मेरे पास ये एल्कीन है भाई, ठीक है, और इस एल्कीन के बगल में कोई CH3 दे दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ ये CH3 बताओ यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो हम कहेंगे भाई ये हमारे पास देखो p ऑर्बिटल होंगे जिससे पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा, ये p ऑर्बिटल है जिसके बीच में पाई बॉन्ड बना होगा। और इस p ऑर्बिटल के बगल में क्या है आपका देख सकते हो, यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, ठीक है। अब देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन है, तो हम कहते थे भाई p ऑर्बिटल के बगल में अगर sp3 कार्बन हो और उस sp3 कार्बन के पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होता है तो वो क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। हम कहते थे जितने ज्यादा यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही क्या होता है, स्टेबिलिटी मिलती है। तो यहाँ एल्कीन है तो एल्कीन होगा, तो हम कहते थे भाई ये CH इलेक्ट्रॉन थे, ये क्या करेगा इस p ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, और डोनेट होगा तो ये पाई बॉन्ड यहां से शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये जो रेजोनेंस हुआ है, ये रेजोनेंस किस किस के बीच में हुआ है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सिग्मा पाई बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है, या सिग्मा पाई बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाएगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं, वो किसकी वजह से है, एक तो सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व हुआ है और एक क्या हुआ है, पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हुआ है। तो यहाँ सिग्मा पाई बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन के 3 नाम हो सकते हैं, कौन कौन से आपके पास, एक तो सिग्मा पाई बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट या हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन, तीसरा कौन सा होगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। तो जितना हम कहते थे, याद करो, जितना ज्यादा रेजोनेंस होता था तो वहां एल्कीन को उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती थी। यहां पर भी सेम कहानी होगी कि भाई यहाँ पाई बॉन्ड तो नहीं है कि पाई पाई रेजोनेंस तो है नहीं, पर यहाँ सिग्मा पाई है, मतलब सिग्मा बॉन्ड भी अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहां पर इसको भी स्टेबिलिटी मिलेगी, मतलब ये एल्कीन भी क्या होगी, स्टेबिलिटी मिलेगी इसको भी। देखो यहाँ एल्कीन है तो इस एल्कीन पे ये CH इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, मतलब अगर कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा तो इस एल्कीन की आप देख सकते हो क्या हो रही है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो अगर मेरे पास, याद करो, जब सतजैफ और होफमान की 11th-12th में बात आती थी तो आप लोगों को कहा जाता था कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो लेस स्टेबल होती हैं और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल होती हैं। भाई क्यों होती थी वो याद करो।
तो हम कहते थे, सतजैव कहता था कि जितनी ज्यादा यहाँ मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, मतलब जितने ज्यादा यहाँ एल्काइल ग्रुप होंगे उतनी ही यहाँ क्या होती थी, एल्कीन है ज्यादा स्टेबल होती थी। वो सतजैव बताओ कहां से बताता था, वो हाइपर कॉन्जुगेशन से ही कहता था, देख करके कि जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ही ज्यादा एल्कीन स्टेबल होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप याद करो, सतजैव कहता था कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती, क्यों होती थी, क्योंकि वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से होता था। तो याद देखो, यहाँ ये मेरे पास एल्कीन है, इसके बगल में ये अल्फा कार्बन है, ये एल्कीन का कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, ये एल्कीन का ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, ये मेरे पास अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ से इस कार्बन, ये अल्फा कार्बन, सेम इसके साथ भी ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन हो गया एल्कीन के बगल वाला। तो यहाँ देखोगे तो 12 यहाँ क्या हो जाएंगे, 12 अल्फा हाइड्रोजन्स। यहां देखोगे तो ये 3 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन्स। यहां चेक करोगे तो 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। यहां चेक करोगे 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। यहां क्या होगा भाई, 0 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो देखो ये हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन कर दिया इसको, कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है और सबसे लीस्ट ये स्टेबल है, ठीक है। तो ये जब 11th 12th में रटवाने के लिए बोल दिया जाता था भाई, जो जितनी ज्यादा यहाँ आपके पास सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी उतनी ज्यादा स्टेबल होगी, पर उसका एक्चुअल रीजन वो नहीं था। एक्चुअल रीजन क्या था, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो यहां से देखो हाइपर कॉन्जुगेशन, जैसे मैं तुम्हें कह दिया जाए कि भाई इन एल्कीन के बीच में कंपेयर करो कि कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। आपको बताना, कंपेयर करना है इन एल्कीन्स के अंदर कि कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। इन तीनों एल्कीन्स के अंदर जैसे कंपेयर करो, तो यहां से हम क्या बताएंगे भाई, कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, सेम यहां पर भी ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। यहां से बात करेंगे एल्कीन के बगल में क्या होना चाहिए, sp3 कार्बन होना चाहिए। उस sp3 के पास जितने भी हाइड्रोजन होंगे सभी के सभी अल्फा हाइड्रोजन शो होंगे। अल्फा हाइड्रोजन मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे, जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास अल्फा कार्बन है, तो यहां हम चेक करेंगे तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां से मैं मेंशन कर देता हूं। तो यहाँ टोटल कितने हो गए, 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसकी बात करूंगा तो यहाँ ये 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन, कितने हो गए भाई, 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसकी बात करेंगे तो ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ कितने हो गए, यहाँ 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2, टोटल कितने हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल यहाँ हम क्या कहेंगे कि हमारा ए सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, उसके बाद बी है, और सबसे लीस्ट कौन है भाई, सी एल्कीन है, ठीक है। जैसे आपके पास और कंपेयर कर लें, जैसे ये एल्कीन दे दी जाए, जैसे इन तीनों में कहा जाए कि कंपेयर करो, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, तो कैसे कंपेयर करोगे, तो हम कहेंगे ये एल्कीन के बगल में ये sp3 कार्बन है, ये एल्कीन के बगल में ये भी sp3 कार्बन है, ऐसे ये एल्कीन के बगल में ये sp3 है, ये sp3 है, ठीक है। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ठीक है। तो यहाँ देखो इस अल्फा कार्बन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी 2, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 2, टोटल कितने हो गए भाई, 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ये 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 1, टोटल कितने हो गए भाई, 5 अल्फा हाइड्रोजन। टोटल कितने हो गए, 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ बात करेंगे ये 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या हो गया आपके पास, सी जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद क्या होगा, बी होगा, और सबसे लिस्ट क्या होगा, ए हो जाएगा। सबसे लिस्ट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे आपको कह दिया जाए कि इन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कंपेयर करो, ये आपके पास दे दिया जाए, कहा जाए कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो है वो कंपेयर करके दिखाओ भाई, क्या होगा, ये एल्कीन की स्टेबिलिटी कंपेयर करो तीनों में। जैसे इसको मैं P बोल दिया है, इसको Q कह दिया, और इसको R बोल दिया, तो यहां से हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करवाए, तो हम कहेंगे भाई यहां से देखो ये कॉन्जुगेशन तो दोनों तीनों में ही है, तो कॉन्जुगेशन का तो कोई रोल नहीं है। तो यहाँ मेरे पास ये अल्फा कार्बन हो गया एल्कीन का, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन है,
यहां बात करूंगा तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो यहां मेरे पास कितने हो गए, यहां एक अल्फा हाइड्रोजन था, यहां कितने हो गए 2 + 2 4 + 2 6। यहां देखो ये अल्फा कार्बन तो है बट यहां sp3 कार्बन नहीं है, तो यहां टोटल कितने हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहां बात करेंगे तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, 2 यहां से 1 यहां से, टोटल कितने हो गए 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां हम क्या कहेंगे, क्यू की ज्यादा स्टेबल एल्किन होगी, उसके बाद पी होगा और सबसे ना उसके बाद कौन होगा, यहां से आर होगा और सबसे लिस्ट क्या होगा भाई, पी हो जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के अंदर क्या हो जाएगा भाई, कंपेरिजन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज यहां आपके पास आ रही है, कौन सी होगी, ब्रिज हाइड्रोकार्बन। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना है भाई, आगे चल के मैं बहुत यूज करूंगा। ब्रिज हाइड्रोकार्बन, ये समझ लो हर एक टीचर इसको कॉन्सेप्ट को यूज करेगा। ये थोड़ा सा हाइपर कॉन्जुगेशन से ही रिलेशन रखता है। ठीक है, तो देखो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन ब्रिज हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। जैसे आपके पास कोई दो रिंग होती है, जैसे मेरे पास ये दो रिंग हो गई, ठीक है, और ये दो रिंग अगर दो कार्बन से कनेक्ट होती है, जैसे ये दो रिंग है, ठीक है, एक ये भी आपकी 6 मेंबर की रिंग है, दूसरी ये भी 6 मेंबर की रिंग है। ठीक है, ये दोनों रिंग अगर मैं ये चेक किया जाए कि दोनों रिंग आपस में कितने कार्बन से कनेक्ट है, तो यहां हमें देखा जाएगा 2 कार्बन से कनेक्ट है, ये भी कार्बन दोनों रिंग का पार्ट है और ये दोनों जो कार्बन है ये दोनों रिंग का पार्ट है। तो ऐसे रिंग्स को बोला जाता है फ्यूज रिंग, फ्यूज रिंग बोला जाता है। जब कोई भी दो रिंग किसी दो कार्बन से कनेक्ट होती हैं तो उसे क्या बोला जाता है, फ्यूज रिंग कहा जाता है। मैंने कहा जब कोई भी दो रिंग किसी दो कार्बन से कनेक्ट होती है तो उसे बोला जाता है फ्यूज रिंग। दूसरी, अगर मेरे यहां इस टाइप की कोई रिंग है, ये जैसे रिंग दे रखी है, तो ये दोनों रिंग जो है ये कितने कार्बन से कनेक्ट है, एक कार्बन से कनेक्ट है। तो अगर कोई भी दो रिंग किसी एक कार्बन से कनेक्ट होती हैं तो ऐसे रिंग को बोला जाता है स्पाइरो, स्पाइरो रिंग कहा जाता है। जब कोई भी दो रिंग किसी एक कार्बन से कनेक्ट होती है तो ऐसी रिंग को क्या कहा जाता है, स्पाइरो कार्बन बोला जाता है। तो अगर मैं तुमसे पूछा जाए कि बताओ ये जो रिंग है ये फ्यूज रिंग होगी, स्पाइरो होगी या क्या होगी, तो हम कहेंगे कि भाई देखो यहां मेरे पास एक तो ये 4 मेंबर की रिंग है, ये 4 मेंबर की रिंग हो गई, और ये दूसरी भी क्या हो गई 4 मेंबर की रिंग है। तो दो मेरे पास यहां क्या है 4 मेंबर की रिंग आपस में कनेक्ट है, और दो 4 मेंबर की रिंग यहां कितने कार्बन से कनेक्ट है, 2 कार्बन से। अगर कोई भी दो रिंग किसी दो कार्बन से कनेक्ट होती हैं तो ऐसी रिंग को बोला जाता है फ्यूज रिंग। तो ऐसी रिंग को क्या कहा जाएगा, फ्यूज रिंग। तो ये फ्यूज हो गई। अब देखो इसी में मैं क्या कर रहा हूं कि यहां मेरे पास जैसे ये बना हुआ था, यहां ये कार्बन और ये कार्बन आपस में क्या है, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये कार्बन और ये कार्बन आपस में डायरेक्ट जुड़े हुए थे, बस मैं इन दोनों के बीच में एक कार्बन रख दिया यहां। ये जो कार्बन और ये कार्बन अगर डायरेक्ट जुड़े हैं तो ऐसी रिंग को क्या कहेंगे, फ्यूज्ड। अगर ये दोनों कार्बन के बीच में कोई एक कार्बन या एक से ज्यादा कार्बन आ जाते हैं तो ऐसी रिंग को बोला जाता है ब्रिज्ड रिंग। ऐसी रिंग को क्या कहा जाएगा, ब्रिज रिंग। जब मेरे पास दो रिंग आपस में जब कनेक्ट हैं तो वो दोनों रिंग का जो डायरेक्ट जुड़े रहे थे उनके बीच में अगर एक कार्बन या एक से ज्यादा कार्बन आ जाते हैं तो ऐसी रिंग को क्या कहा जाएगा, ब्रिज रिंग का नाम दिया जाता है। और इन दो जो कार्बन है यहां से आपके ये जो दो कार्बन है, ये कार्बन और एक ये कार्बन, ये दोनों ही कार्बन जो होते हैं इनको बोला जाता है ब्रिज हेड कार्बन या ब्रिज हेड। अगर कार्बन की जगह कोई और दूसरा आइटम है तो इसे बोला जाएगा ब्रिज हेड। जो जैसे नाइट्रोजन आ गए तो नाइट्रोजन बोल देंगे, ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ब्रिज हेड कहेंगे। इसे क्या नाम देंगे, ब्रिज हेड का नाम देंगे, ठीक है। और जो ये कार्बन है इसको ब्रिज एलिमेंट कहेंगे या ब्रिज एटम कह देंगे। इसको क्या कहेंगे, ब्रिज एटम बोल देंगे या ब्रिज कार्बन, ठीक है। ये इसकी कहानी है, ये नीचे ब्रिज कार्बन। तो ये जो दो कार्बन होते हैं इनको तो क्या कहा जाता है, ब्रिज कार्बन, ठीक है, ये आपके पास। और ये जो होता है इसको क्या कहा जाता है, यहां पर ब्रिज एटम बोला जाता है।
ठीक है, ब्रिज एटम कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहां इधर ध्यान दो भाई थोड़ा सा, मैं समझाने के लिए क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो ये मेरे पास ब्रिज हेड कार्बन होते हैं, ये ब्रिज हेड कार्बन, जैसे ये मेरे पास ब्रिज हेड कार्बन हो गई, ठीक है, ये दो ब्रिज हेड कार्बन है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को आप इस तरह भी दिखा सकते हो। जैसे आपके पास ये 6 मेंबर की रिंग है, जैसे आप देखो यहाँ 1 नंबरिंग कर दिया, इसको मैं 2 कह दिया, इसको 3 कह दिया, इसको 4 कह दिया, इसको 5, इसको 6 और इसको 7 बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास देखो मैं इसको 1 कह सकता हूँ, इसको 2 के बगल में देखो 3 है, 3 के बगल में कौन है, 4 है। ठीक है, 4 के बगल में कौन है भाई, 5 है, 5 के बगल में 6 है, 6 किसके साथ कनेक्ट है, 1 के साथ, 1 के साथ जोड़। अब 3 और 6 के बीच में क्या है, एक कार्बन है 7, तो यहाँ 3 और 6 के बीच में एक कार्बन है 7, ये 7। तो आप इसे इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस टाइप से भी। आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में इस टाइप से यहाँ गिवन होगा आपके स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को आपको इसमें कन्वर्ट कर लेना है। आपको एग्जाम में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी और इस स्ट्रक्चर को आपको यहाँ ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ जो ब्रिज कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन है, वो आपका 3 नंबर है और 6 नंबर है। ठीक है, तो यहां देखो ये 6 नंबर ब्रिज हेड है, ये 3 नंबर ब्रिज हेड है। तो जो ब्रिज हेड कार्बन होते हैं, ब्रिज हेड कार्बन, ये ब्रिज हेड एटम जो होते हैं, वो ध्यान रखना है sp3 कार्बन तो आपका स्टेबल हो सकता है, मतलब एग्जिस्टेंस sp3 कार्बन का तो एग्जिस्टेंस हो सकता है, पॉसिबल है। बट sp2 अगर ये ब्रिज हेड कार्बन ही sp2 कार्बन होता है तो ये जो होता है हाईली अनस्टेबल होता है। अगर यहां क्या हो जाए, ब्रिज हेड कार्बन जो है, जो 3 नंबर और 6 नंबर है, ये ब्रिज हेड जो कार्बन है, ये क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल हो सकते हैं। कब होंगे हाईली अनस्टेबल, जब इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 हो जाए। अगर sp3 की फॉर्म में होते हैं तो थोड़े स्टेबल होते हैं, हम कहेंगे बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होंगे, स्टेबल होंगे, नॉर्मली थोड़े स्टेबल होंगे। बट अगर sp2 बन जाता है तो बहुत ही ज्यादा हाईली अनस्टेबल होते हैं। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर क्यों होते हैं, ऐसा क्यों होता है कि sp2 के साथ sp2 ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया इसका कि अनस्टेबल हो जाता है। तो देखो sp2 की अगर हम बात करते हैं तो sp2 को यहां इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है तो इसको बॉन्ड एंगल कितना चाहिए होगा, 120 की जरूरत पड़ेगी। बताओ कितना बॉन्ड एंगल चाहिएगा भाई, यहां 120 की जरूरत पड़ेगी, 120 डिग्री की। ठीक है, और sp3 होगा तो यहां कितने की जरूरत पड़ेगी, 109 की, 109.28 मिनट्स की जरूरत पड़ेगी। यहां आप देख सकते हो कि यहां जो मेरे पास 3 नंबर है और 6 नंबर है, ये दोनों ही कार्बन एटम जो ब्रिज हेड कार्बन है, ये अगर sp3 की फॉर्म में होते हैं तो इसको, इन दोनों कार्बन एटम को एंगल कितना चाहिए, 109, और इनको 109 एंगल भी नहीं मिल पाता है, इनको 109 एंगल भी नहीं मिल पाता है। तो इसका मतलब अगर इसको जितना एंगल मिलना चाहिए था उतना एंगल नहीं मिलता है तो हम उसे क्या कहेंगे, रिंग स्ट्रेन कहेंगे। यहां क्या कहेंगे, एंगल स्ट्रेन बोलेंगे इसको। यहां क्या कहेंगे कि इसके अंदर एंगल स्ट्रेन है, पर ये एंगल स्ट्रेन बहुत इतना ज्यादा नहीं होता है, तो थोड़ा स्टेबल मतलब एग्जिस्टेंस होता है इसका, थोड़ा स्टेबिलिटी मिल सकती है, थोड़ा स्टेबल होगा। बट अगर sp2 हो जाता है तो sp2 को एंगल चाहिए 120 डिग्री। अगर sp2 को एंगल 120 डिग्री चाहिए, आपको 109 ही नहीं मिल रहा है, तो बताओ क्या 120 डिग्री पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। अगर 120 डिग्री यहां पॉसिबल ही नहीं होगा तो बताओ इसका मतलब अगर कोई एंगल जिसको 109 चाहिए था तभी एंगल स्ट्रेन था, 120 चला जाएगा एंगल जब चाहिएगा, तब तो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा एंगल स्ट्रेन आ जाता है। और उस एंगल स्ट्रेन की वजह से ये जो कार्बन होंगे, ये 3 और 6 जो कार्बन एटम होते हैं, ये क्या होते हैं भाई, हाईली अनस्टेबल बना देते हैं कंपाउंड, क्योंकि यहां इन कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा हाईली एंगल स्ट्रेन हो जाता है उस सिस्टम के अंदर, क्योंकि वहां एंगल कितना चाहिए, 120, और मिल रहा नहीं है।
तो उसका एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ 109 है तो पर इसका 109 नहीं मिलता है, इसका यहाँ क्या होगा पर थोड़ा एंगल स्ट्रेंथ रहेगा तो थोड़ा सा स्टेबल रहेगा। तो ये ध्यान रखना क्या है आपको कि यहाँ ब्रिज हेड कार्बन sp3 मैक्सिमम कोशिश करनी है sp3। अगर कहीं sp2 लिखा मिल जाता है, sp2 वो कार्बन बना हुआ होता है तो वो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। आप कहोगे सर कहां कहां यूज करेंगे, मैं कहूंगा यहां जितने भी इंटरमीडिएट से सब में कहानी चलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बात की जाए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कार्बोकेटायन से ही। जैसे आपके पास सिंपली यहां इस टाइप का कंपाउंड दे दिया जाए और कहा जाए कि यहां स्टेबिलिटी कंपेयर करो कार्बोकेटायन की, ठीक है। जैसे एक तो ये कार्बोकेटायन है, एक आपके पास ये कार्बोकेटायन है, ठीक है, ये कार्बोकेटायन है, ठीक है। एक और कार्बोकेटायन में ले लेता हूं यहां पर कंपेयर करने के लिए, एक ये कार्बोकेटायन आ गया। कह दिया जाए इन तीनों कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करो, तो देखो यहां कार्बोकेटायन अगर इस ब्रिज हेड पे कार्बोकेटायन आने का मतलब क्या है कि यहां अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो चुका है, sp2, और sp2 हो चुका है, इसका मतलब ये जो कार्बोकेटायन बना है ये तो सबसे ज्यादा ही अनस्टेबल है। आप कहोगे क्यों है, तो वो है एंगल स्ट्रेन का रीजन, ठीक है। अब इन दोनों में अगर मुझे चेक करना है कि हाइब्रिड यहां, तो यहां से चेक करूंगा तो देखो यहां भी दोनों ब्रिज हेड कार्बन पे sp3 है, यहां पर भी ब्रिज हेड पे ये ब्रिज कार्बन, ना कि ब्रिज हेड ये दोनों है, ध्यान रखना है। इन दोनों पे क्या नहीं आना चाहिए, sp2 नहीं बनना चाहिए। अगर sp2 है तो वो हाईली अनस्टेबल है। तो यहां दोनों के ऊपर क्या है, sp3, यहां पर भी ये ब्रिज हेड और ब्रिज हेड के ऊपर sp3 है। बट यहां sp2, यहां देखो ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन होगा तो यहां से 2 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन। आप कहोगे सर यहां पर भी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहां का जो हाइड्रोजन होगा भाई ध्यान से समझना है। तो हम कहते थे हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता था, CH इलेक्ट्रॉन जो होते थे, CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देता था, कार्बोकेटायन को। तो यहां इसका मतलब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, और जैसे ही इसको डोनेट करेगा तो क्या स्ट्रक्चर बताओ बन जाएगी इसकी, यहां आपके पास ये डबल बॉन्ड और ये H पॉजिटिव, ठीक है, ये बन जाएगी। तो देखो यहां क्या आ गया, ये ब्रिज हेड था, इस ब्रिज हेड पे ये एल्कीन आ गया, इसका मतलब यहां हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। और बताओ sp2 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, हाईली अनस्टेबल है। तो क्या ये चाहेगा, ये CH इलेक्ट्रॉन क्या देना चाहेगा इसको, क्योंकि इसको पता है अगर मैंने ये CH इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकेटायन को दे दिए तो यहां मॉलिक्यूल मेरा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहां ब्रिज हेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। तो ध्यान रखना क्या है कि ब्रिज हेड के जो दोनों हाइड्रोजन होते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन